यूपी बोर्ड के 10th क्लास के मैथ सीरीज के इस दूसरे वीडियो में, जैसा कि हमने बताया था कि 7 वीडियो में पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज 7 चैप्टर 7 वीडियो। तो ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो वहाँ लिंक दे देंगे, वहाँ से जा करके देख लीजिए। अब दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित। ये बीजगणित में ये आपका आएगा 18 नंबर का, जिसमें से हमको शुरुआत में पढ़ना है ये बहुपद, और फिर दूसरा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, और फिर इसके बाद बहुपद 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के बाद फिर पढ़ना है हमको द्विघात समीकरण, और फिर इसके बाद समांतर श्रेणी। तो इतने सारे चीज़ें हमको पढ़ना है, और बीजगणित में ये टोटल 18 नंबर का ये होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद कौन होगा? जिसमें चर पद की घात कितनी होगी? 2 होगी। जिसमें चर पद की घात 2 होगी वो हो गया द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद को लगाने के लिए हमको किन बातों को ध्यान में रखना, इसको समझ लेते हैं पहले। तो देखिए, द्विघात बहुपद होता है इसका मानक रूप ax² bx + c, ठीक, बराबर 0 नहीं लिखेंगे यहाँ बहुपद में, तो ये होता है। अब इसमें देखिए, यदि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे, और शून्यक यदि 2 हैं तो इसी शून्यक को मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल, शून्यक, रूट या यक्ष के जो मान प्राप्त होते हैं वो यक्ष इस द्विघात बहुपद का हल। ठीक है ना, 3-4 चीजें हैं। क्या क्या? रूट, मूल, यक्ष का मान, है ना, या इसका हल जो भी है। ठीक, तो ये चीज होता है शून्यक, और एक तीसरा शून्यक। तो ये सब यक्ष का मान होता है। अब शून्यक निकालने के लिए जो है इसका हम क्या कर सकते हैं? गुणनखंड कर सकते हैं, और इसके अलावा श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं। और फिर श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? -b ± रूट b² - 4ac/2a। ठीक है, अब इसमें ये b² - 4ac जो है ये क्या है? विविक्तकर है, और विविक्तकर यदि 0 है, विविक्तकर यदि 0 है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। और यदि विविक्तकर b² - 4ac ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक है, धन में है, तो ये होगा वास्तविक और असमान, है ना। और तीसरी बात, b² - 4ac ये 0 से छोटा यानी ऋणात्मक है, तो क्या होगा? मूल काल्पनिक होगा या अवास्तविक होगा। जब अवास्तविक यानी काल्पनिक होगा तो समान असमान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये बातें आपको याद में रखनी है। ठीक, मूल वास्तविक और समान कब होगा? जब विविक्तकर 0 हो। मूल वास्तविक असमान कब होगा? जब विविक्तकर धनात्मक होगा। और मूल काल्पनिक होगा कब? जब ये विविक्तकर का मान ऋण में आएगा। समझ गए? तो देखिए, विविक्तकर यदि 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान होगा। विविक्तकर धन में आया, वास्तविक असमान। विविक्तकर ऋणात्मक हो गया, माइनस में आया, काल्पनिक हो जाए। ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात देखिए, द्विघात बहुपद में हमको होता है फार्मूला लगता है, जैसे ये x² द्विघात बहुपद का समीकरण x² माइनस मूलों का योग, हम यहाँ अल्फा बीटा कर दे रहे हैं। ठीक, मूलों का योग और गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, ये होता है। ठीक, ये हो गया द्विघात बहुपद। यदि मूल दिया हो तो उसका योग और गुणनफल निकाल करके द्विघात बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया? चलिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जैसे जैसे जो भी नियम जरूरत पड़ेंगे वही बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न जो है ये क्या है कि 3x² माइनस क्या है? kx + 6 के शून्यकों का योग 3 है तो k का मान बताइए। इसके शून्यकों का योग कितना है? 3 है, तो k का मान बताना है। तो देखिए, शून्यकों का योग क्या दिया है? शून्यकों का योग 3 है, तो यहाँ हम मान लेंगे k का मान निकालना, तो की तुलना करिए। देखिए, डिटेल इसको लगाते चलेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। पहले क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे, इतना की तुलना। अब इसकी तुलना करेंगे किससे? द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। क्या होता है? ax² + bx + c से करने पर। अब तुलना करिए तो a का मान कितना होगा? 3, और b कितना? -k, c का मान 6 हो गया।
अब कह रहा है मूलों का योग 3 है। देखिए ये फार्मूला जो है इसमें लगेगा कौन सा, मूलों का योग बराबर होता है -b/a। ठीक है, मूलों का योग क्या होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है c/a। समझ गए। तो मूलों का योग इसमें 3 दिया है, तो इसमें मूलों का योग निकालिए। मूलों का योग बराबर क्या होता है -b/a, और मूलों का योग कितना दिया हुआ है 3, है ना। मूलों का योग यहाँ 3 रखिए, फिर मिलेगा -b का मान -k/a का मान 3। ठीक, अब ये हो गया 3 का गुणा 3 में करिए 9 आ गया, बराबर प्लस माइनस माइनस गुणा हो गया k, तो k का मान कितना आ गया 9। समझ में आया। मूलों का देखिए गुणनफल दिया, योगफल दिया हुआ इतना आ गया। इसी प्रकार से दे सकता था कि मूलों का योगफल या गुणनफल करके यहाँ कोई भी नियतांक रहेगा, इस प्रकार से लग जाएगा। समझ में आया। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या है कि क्वेश्चन बोलिए क्या है, k-1 x² प्लस kx प्लस 1, आगे के शून्यकों में से एक शून्यक कितना है -3। ठीक है, तो दूसरा शून्यक ज्ञात करना है। तो का एक शून्यक कितना है, एक शून्यक -3 है, एक शून्यक -3 है। अब अगर शून्यक -3 है तो यक्ष का मान कितना होगा बताइए। यदि एक शून्यक -3 शून्यक, अभी हमने बताया ना कि यक्ष का जो मान होता है उसको क्या बोलते हैं शून्यक, मूल, हल, यक्ष का मान, है ना। तो यक्ष का मान कितना होगा -3। इसमें यक्ष के कितने मान प्राप्त होंगे 2, यक्ष की घात 2 है तो 2 मान प्राप्त होंगे, और उन दोनों में से एक कितना हो गया -3, और दूसरा वाला वही निकालना है। तो एक मूल यदि -3 है तो यक्ष का मान यहाँ रख लेंगे हम, तो k का मान मिल जाएगा। समझ गए। तो चलिए पहले k का मान ही निकाल लेते हैं। यक्ष बराबर -3 रखने पर, अब रखिए यक्ष की जगह -3, तो ये हो जाएगा k-1, ये -3 का स्क्वायर प्लस k गुणे में -3 और फिर +1, ये शून्यक है तो इतना रखेंगे तो ये बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक, अब ये सॉल्व करिए, ये मिल जाएगा हमारा कितना k-1 और फिर ये 9, अब फिर -3 के प्लस 1 बराबर 0। ये सॉल्व करिए, 9k - 9 - 3k प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये कितना होगा 9k - 3k कितना हो जाएगा बताइए 6k। अब -9 + 1 कितना बनेगा -8 बराबर 0। अब ये 6k बराबर 8, माइनस को इधर लाइए प्लस हो गया, k बराबर 8/6, 3 ये 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, तो ये आ गया 4/3। k का मान मिल गया। हमको निकालना क्या है दूसरा मूल। एक शून्यक जो है वो कितना है, क्वेश्चन बोल दिया कीजिए, इसको रख दे रहे हैं। एक शून्यक -3 है, दूसरा मूल क्या हुआ, दूसरा मूल निकालना है। दूसरा मूल मान लेंगे, दूसरा शून्यक अल्फा मान लें, ए बी कुछ भी कर लो, अल्फा है। ठीक, अब देखिए इसमें हमको k का मान मिल गया, ठीक है ना। तो दूसरा मूल निकालना है, तो हम या तो मूलों का योग से निकाल लो या मूलों के गुणनफल से। किससे निकालें, मूलों के योग से। तो यहाँ लिखेंगे मूलों का योग बराबर क्या होता है -b/a। ठीक, मूलों का योग कितना बनेगा देखिए, एक मूल -3 है, एक अल्फा है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा, फिर दूसरा -3, ये मूलों का योग हो गया। अब यही बराबर होगा -b/a। b का मान कितना निकाले थे अभी हम लोग k, है ना। a का मान कितना होगा k-1, यही ना, ax² + bx + c होता है। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, अल्फा का मान निकालना है -3, ये देखिए -k का मान 4/3, ठीक, और नीचे k की जगह फिर 4/3 -1। अब इसको सॉल्व करिए,
एल्फा -3, ये मिला -4/3, और नीचे इसको सॉल्व करिए 4 - 3/3, ये 3 से 3 कट गया तो मिला कितना, एल्फा -3 बराबर, ये माइनस में 4 मिला ऊपर, और नीचे क्या मिलेगा, के घट जाएगा 1 हो गया, तो एल्फा बराबर ये मिला -4, 3 को इधर लाइए +3, तो एल्फा का मान कितना हो गया, -1। समझ गए। मूलों का गुणनफल से यदि लगाते तब भी वही आता, कहो तो चेक कर लें, चेक कर लिया जाए। चलिए, दोनों में से एक ही लगाना, मूलों का योग की सहायता से एल्फा का मान निकाल लो या मूलों के गुणनफल से। तो चलिए गुणनफल डायरेक्ट करें, गुणनफल मतलब एल्फा गुणे -3, तो कितना आएगा, -3 एल्फा, है ना, यही बराबर होता C/A, होता नहीं होता, तो कितना होगा -3 एल्फा। सी का मान कितना लिखेंगे, कितना है सी का मान 1, और ए का मान k-1, ठीक है, तो -3 एल्फा 1/k का मान कितना लिखना है, 4/3, इसको सॉल्व करिए, 4 - 3/3 हो गया, 1/, इसको काटिए तो 1/3, ठीक है, तो आ गया -3 एल्फा, तो -3 एल्फा बराबर 1/1 एल्फा, इसको ऊपर करेंगे 3 आएगा, है ना, तो एल्फा बराबर 3/3, ये माइनस में कट गया, कितना आया, -1। देखिए इससे भी -1 आया, इससे भी, या तो गुणनफल से लगाइए या फिर योग से। समझ में आ गया। चलिए नोट करिए, फिर अगला लगाया जाए। अगला प्रश्न क्या है, यदि यम तथा यन बहुपद, क्या बहुपद है, ax² -5x c के शून्यक है ना, के शून्यक कौन है, के शून्यक यम तथा यन है, ठीक है, यम तथा यन इस बहुपद के शून्यक है, ठीक। आगे कह रहे हैं जहां यम प्लस यन, समझिए, जहां यम प्लस यन बराबर यम यन बराबर 10, यही है ना, है तो ए और सी का मान बताइए, ठीक है ना। इसमें क्या करें, इतना के शून्यक यम तथा यन है, और देखिए यम और यन क्या है, शून्यक, और यहाँ लिखा क्या है, यम प्लस यन बराबर यम यन, मतलब शून्यकों का क्या, योग, ये बराबर किसके है, शून्यकों के गुणनफल के, और ये दोनों किसके बराबर है, 10, इसका मतलब शून्यकों का योग कितना है, 10, गुणनफल कितना है, 10, बस। तो यहाँ से हम करेंगे शून्यकों का योग एक बार निकालेंगे, एक बार गुणनफल निकालेंगे, ए सी का मान निकाल लेंगे, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, तुलना कर लें। देखिए लगाने का तरीका जो है पूरा स्पष्ट होना चाहिए, है ना, इतना की तुलना किससे करेंगे, कि तुलना ax² + bx + c से करने पर, है ना, और जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना मिलेगा, a की जगह इसमें, अच्छा a ही है, और b की जगह कितना होगा, b की जगह क्या है -5, और c की जगह c है, ठीक, a और c निकालना है। तो मूलों का पहले क्या निकाले, योगफल, चलिए निकाल लीजिए, मूलों का योगफल, यहाँ लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योग बराबर कितना होता है, -b/a, है ना, मूलों का योग कितना दिया हुआ है, 10, यहाँ लिखेंगे 10 बराबर माइनस b का मान कितना, -5/a का मान a है, कोई दिक्कत यहाँ। चलिए तो यहाँ से आ गया 10 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कितना 5/a, अब यहाँ से गुणा हो जाएगा 10a, है ना, कितना बनेगा 10a बराबर 5, ठीक है। तो a बराबर कितना मिला 5/10, 5 दूना 10, तो a का मान कितना मिलेगा 1/2, a का मान हो गया। अब क्या निकालना है, c का मान, तो क्या करेंगे, मूलों का क्या निकालेंगे, मूलों का बोलिए, योगफल तो हो चुका, अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल, करिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a, गुणनफल कितना दिया हुआ है 10, अब बराबर c, तो यही निकालना है, a का मान हम निकाल चुके 1/2, तो आ गया 10 बराबर c,
और देखिए 2 से गुणा हो जाएगा ऊपर, है ना, तो कितना बन जाएगा 2c। तो 2c बराबर 10 हो गया, तो c इक्वल टू कितना 10/2, काट दो, 2 5 10, c का मान आ गया 5। समझ गए, a और c का ये मान मिल गया। समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें देखिए अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो शून्यकों का योग और गुणनफल जब दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, अभी बताया था ना, क्या होता है x² माइनस मूलों का योग गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल, है ना। तो देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहाँ पहले लिखेंगे। पहला प्रश्न इसमें क्या है, मूलों का क्या योग, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है ना। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना है पहले में √3 √2, ठीक है। और मूलों का गुणनफल कितना है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, ये कितना है 1/3। पहला प्रश्न ये हो गया। चलिए ये पहले प्रश्न लिख लेते हैं फिर लगाएंगे, है ना। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, मूलों का योग यानी अल्फा बीटा कितना है, योग अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -1/4। फिर लिखेंगे मूलों का क्या गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, ये कितना है 1/4। योग और गुणनफल मिल गया। अब देखिए हम लगाएंगे कौन सा फार्मूला इसमें, द्विघात बहुपद निकालना, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल, यही ना, रख दो यहाँ। तो क्या मिल जाएगा, x² माइनस मूलों का योग कितना है √2x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 1/3। बस हो गया, ये द्विघात बहुपद मिल गया। समझ में आया। बस अब इससे इसी प्रकार से दूसरा भी निकाल लोगे। कैसे, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और फिर प्लस अल्फा बीटा, रखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये -1/4 और ये x प्लस गुणनफल कितना 1/4, यही स्पष्ट कर लीजिए। x² माइनस प्लस हो गया, प्लस x/4 प्लस 1/4 हो गया। ये देखिए जब गुणनफल और योगफल दिया हो तो डायरेक्ट ऐसे रख लीजिए, सॉल्व हो गया। समझ में आया। चलिए अब अगला देखते हैं कि यदि अल्फा तथा बीटा, समझ में आ गया ना। चलिए यदि अल्फा तथा बीटा क्या कह रहे हैं, हाँ बहुपद, एक मिनट, 2x² प्लस 5x प्लस k, अच्छा प्लस के शून्यक हैं। इतना के शून्यक कौन है, इतना के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो निकालना है हमको α² प्लस β² और प्लस, अच्छा सिद्ध करना है, नहीं के का मान ज्ञात करना है। यदि α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा बराबर है 21/4, तो 21/4 हो तो के का मान निकालिए। इतना दिया हुआ है तो के का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए शून्यक दिया है अल्फा बीटा, तो पहले शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लो, है ना। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे, तुलना करेंगे तो ए बी सी का मान मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, लिख दें, तुलना करने पर समझ जाएंगे तो अच्छी बात। देखिए ए इतना हो गया, बी इतना, सी इतना हो गया। ठीक, अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, है ना। मूल अल्फा और बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा -b यानी 5/a, ये मतलब 2। अल्फा प्लस बीटा का मान -5/2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे।
मूलों का क्या, मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा, और ये होगा C/A यानी K/2। सही है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा मिल गया हमको। देखिए इतना बराबर ये है तो K का मान निकालना, तो इसकी सहायता से हम अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रख सकते हैं, लेकिन ये है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको पहले अल्फा प्लस बीटा बनाइए और अल्फा इंटू बीटा, तो ये तो अपनी जगह ठीक ही है। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ फार्मूला लगेगा, ये पहले एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक, अच्छा लगेगा। ये लिखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये 21/4, ठीक है। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे कौन वाला, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं ना क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यही ना। तो a प्लस बी को होल स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला इतना बराबर क्या होगा, 2ab को इधर कर लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा ना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ये तो सहायता के लिए, हमको चाहिए कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो इसी प्रकार से यहाँ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कितना लिखेंगे, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यदि इतना लिखे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इतना लिखे हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कितना लिखेंगे बताइए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, सही है, माइनस 2ab, माइनस 2 यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, और प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4, समझ में आया। अब इसको और सॉल्व करिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस में है ये प्लस में है, घट जाएगा तो कितना मिलेगा, अल्फा बीटा बराबर 21/4। अब हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ आसानी से रख सकते हैं, तो रखिए कितना आएगा, -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना लिखेंगे, K/2। कोई दिक्कत यहाँ, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए तो कितना बन जाएगा, ये 25, यहाँ लिखे, ये बन जाएगा 25 बटे कितना, बटे 4, ये 2 है ना, 2 दूना 4, अब माइनस K/2 बराबर 21/4, ठीक। अब ये वाला यहीं रहने दीजिए, -K/2 बराबर 21/4, इसको इधर लाइए, ये प्लस में है इधर आएगा -25/4, तो ये मिला -K/2 बराबर, घटा दीजिए, -25 में से 21 घटाइए कितना मिलेगा 4, 25 बड़ा तो माइनस में लगाएंगे 4, 4 कट गए, तो माइनस दोनों तरफ हटा दीजिए उसको, तो ये मिलेगा K/2 बराबर 1, तो K का मान कितना हो जाएगा, K बराबर 2, है ना, बस K का मान मिल गया। समझ में आया क्या करना है, मूलों देखो शून्यक दिया है अल्फा बीटा, और इसमें ये भी दिया इतना बराबर ये है, तो K का मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे, पहले मूल दिया हुआ है तो योग और गुणनफल निकाल लो, अब इसको जो है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में तोड़ दो, फिर मान रख दो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का, हो गया, मान रख के हल कर लिए, K का मान आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, अगला है, इसको मिटा दे, ठीक, क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 6, आगे पढ़िए, के द्वारा निरूपित रेखा और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, ये इसके द्वारा निरूपित एक रेखा और दूसरी y अक्ष द्वारा निरूपित रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है, दोनों किस बिंदु पर मिलती हैं ये समझ गए। तो दो रेखाओं का समीकरण जो होता है उन दोनों को जब हल करते हैं तो x y का जो मान मिलता है वही इसका प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। समझिए, जैसे एक रेखा हो गई क्या,
3x माइनस 2y इक्वल टू 6। एक रेखा मान लो ये वाली यही है, ठीक। और दूसरी रेखा कह रहे हैं y अक्ष, तो इन दोनों के समीकरण को जब हल करेंगे हम तो जो x y का मान मिलेगा वही इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। समझ गए? तो देखिए एक रेखा तो ये हो गई, दूसरी कह रहे हैं y अक्ष। क्या कह रहे हैं? y अक्ष। तो y अक्ष का समीकरण पहले निकाल लेंगे, y अक्ष का समीकरण। समझिए, तो x अक्ष पर हम लोग जानते हैं कि y का मान 0 होता है। पता नहीं पता है? क्या पता है? x अक्ष पर किसका मान 0 होगा? y का मान। और y अक्ष पर, y अक्ष जैसे ये y अक्ष है ना, तो ना तो x चला है ना तो इधर चला है, इधर चली गई दूरी x होती इधर ना। चलिए देखिए थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि -1 -2 1 2 3 ऐसे होता है ना। तो यहाँ जो कोई बिंदु है इसका निर्देशांक कितना होगा बताइए? 2, 0। y अक्ष पे कहाँ चला है? जैसे यहाँ कोई बिंदु होता ना, यहाँ कोई बिंदु होता तो इसका निर्देशांक कितना होता बताइए? पहले x अक्ष पर चली गई दूरी लिखेंगे, x अक्ष पर कितना 1 और y अक्ष पर 2, तो 1, 2 होगा। समझ आया? चलिए तो इसको बताइए फिर कितना होगा? ये मान लो यहाँ कोई पॉइंट है तो इसका कितना होगा? 1, 3। समझ में आया? अच्छा, यहाँ कोई भी पॉइंट है इसका, ये कितना होगा? पहले x अक्ष पर चली गई दूरी, तो x अक्ष पर कितना चला है? 3 -1। समझ गए? चलिए अब बताइए, गड़बड़ मत करना। यहाँ बोलिए इसका निर्देशांक कितना होगा? 3, 0 0 माइनस प्लस नहीं होता, तो ये हो गया 3, x अक्ष चली गई दूरी 3, y अक्ष पर 0। ठीक, यहाँ कितना होगा ये वाला? -2, x अक्ष पर -2, y पर 0। समझ गए? इसका निर्देशांक कितना होगा? x अक्ष पर चली गई दूरी पहले लिखेंगे। कहाँ सो रहे हो जी? ये y अक्ष है ना, ना तो इधर चला है ना इधर चला है, तो 0, 3। ठीक, इसका कितना होगा? 0, 2। इसका कितना होगा? 0, -2। समझ में आया? अब देखिए y अक्ष पर कहीं भी देखेंगे तो x का मान 0, और x अक्ष पर जब देखेंगे तो यहाँ y का मान 0। ठीक है, तो y अक्ष का समीकरण जो होता है वो होता है x बराबर 0। ठीक, चलिए तो एक हो गया x बराबर 0 और दूसरा ये। इन दोनों को हल कर लेंगे तो प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से कैसे हल करेंगे बताइए? समीकरण 2 से क्या करेंगे? x का मान, अरे बोलिए जी, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 में रखिए, x की जगह 0 रखिए, 3 गुणे 0 -2y बराबर 6। कोई दिक्कत यहाँ? तो अब ये मिला 0 -2y बराबर 6, तो y का मान 6/2 -2। ठीक है, ये 2 से काट दो, आ गया 3, तो y का मान मिल गया -3। खत्म ना। तो क्या निकालना था? निकालना था प्रतिच्छेदन बिंदु, है ना। प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक पहले x लिखेंगे फिर y, तो x का मान कितना हो गया? 0, -3। तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक हो गया। समझ में आया? चलिए अगला देखिए, अगले में क्या कह रहे हैं, प्रश्न पढ़िए जल्दी जल्दी। रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y बराबर 3 और 6x + ky बराबर 8 का कोई हल नहीं है तो k का मान बताइए। देखिए कोई हल नहीं है तो k का मान बताना है। तो देखिए दो समीकरण जो हैं वो दोनों, जैसे कहा जाए दो समीकरण a1x b1y c1 = 0 समीकरण कह रहे हैं ना, a2x b2y + c2 = 0, ये दो समीकरण हैं। और दोनों समीकरण देखो क्या हो सकता है, या तो दोनों समीकरण जो है एक दूसरे के को प्रतिच्छेदित करेंगे, जितने बिंदु पर दोनों रेखाएं मिलेंगी उतने हल होते हैं, तो प्रतिच्छेदित करेंगे तो कितने हल होंगे? कितने बिंदु पर मिल रही हैं? ये कितने बिंदु पर मिल रही दोनों रेखाएं?
एक बिंदु पर, तो इसके कितने हल होंगे? एक हल होंगे। समझ में आया नहीं आया? प्रतिच्छेदित करेंगे तो कितने हल होंगे? एक। और दूसरी बात, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से ही होकर के जाएं, संपाती हूं, ठीक है। ये क्या है? प्रतिच्छेदित करेंगी। ये क्या करेंगे? तो कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ये लो लिख दे रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं ना। और ये क्या है? संपाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं। तो जब प्रतिच्छेदित करेंगी तो एक बिंदु पर मिलेंगी, एक हल होगा। संपाती होंगी मतलब एक दूसरे के ऊपर से होकर के जाएंगी, तो कितने बिंदु पर मिल रही हैं? कितने बिंदु पर मिल रही हैं? अनेक बिंदुओं पर मिल रही हैं। अनेक हल होंगे, कई हल होंगे, अनंत हल होंगे, कह सकते हैं। समझ में आया? और अगला कंडीशन क्या हो सकता है? दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। और जब समांतर होंगे तो कितने बिंदु पर मिल रहे हैं? समांतर होंगे तो मिल रहे हैं कहीं? तो नहीं मिल रहे हैं, तो कोई हल नहीं होगा। कोई नहीं, नहीं कोई तो है, कोई नहीं, कोई हल नहीं। चलिए, कोई हल नहीं होगा इसका ना। अच्छा, अब देखिए इसमें जो है हम कैसे पहचानेंगे कि एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो एक बात और यहाँ से हमको याद रखनी है, यहाँ चलिए लिख दे रहे हैं ये समांतर। याद क्या रखनी है बात? कि जब एक हल होंगे या अनेक हल होंगे, हाँ, तो ये दोनों कंडीशन जो होती है ये संगत होता है। क्या होता है? संगत। ये दोनों समीकरण क्या हैं? संगत है। और जब कोई हल नहीं है जिस कंडीशन में, तो इसको क्या कहेंगे? असंगत, या हल असंगत, या कहें संगत नहीं है। समझ गए? चलिए, अब देखिए तीनों को हम जो है फार्मूला कौन सा यूज होता है इसको समझ लीजिए ध्यान से। देखिए क्या है कि जब एक हल होगा तो क्या होता है, यहाँ लिखेंगे हम A1/A2। चलिए हम पहले बराबर करके लिख दे रहे हैं, फिर जो बराबर नहीं होगा उसको अच्छे से अभी समझा दे रहे हैं, जिससे अच्छे से याद रहे, हमेशा याद रहे। ठीक, चलिए A1/A2, B1/B2 और ये C1/C2। A1/A2, B1/B2 और ये C1/C2 होता है। और जब एक हल होगा, समझिए जब एक हल होगा तो इसमें A1/A2, B1/B2 ये बराबर नहीं होगा, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे। समझिए, ये याद रखिए। और जब दोनों एक दूसरे के संपाती होंगे तो क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर से होके जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से हो जा रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, एक ही प्रकार से हैं, हर जगह बराबर हैं, तो हर जगह बराबर है तो हर जगह बराबर है, सब बराबर कर लो। समझ गए? और यहाँ क्या है? ये समांतर है, हर जगह देखिए बराबर दूरी से होके जा रही है, लेकिन एक ही जगह से नहीं होके जा रही है। तो ये वाला बराबर होगा और ये बराबर नहीं होगा। याद रहेगा? चलिए, तो अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। बोलिए पहला इसमें प्रश्न क्या था, क्या समीकरण, जल्दी बोलिए। 3x + 5y 3, और दूसरा 6x + ky 8 का कोई हल नहीं है, तो k का मान बताइए। इसमें कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो क्या होगा? कोई हल नहीं है तो ये बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा, है ना। तो k का मान निकालना, यानी B1/B2 निकालना है। A1/A2 दिया हुआ है गिनती में, तो यहाँ से हम निकालेंगे कोई हल नहीं है। ऐसे लिखिए, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो क्या मिलेगा? अतः क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2। कोई हल नहीं है तो ये बराबर होता, अगला बराबर नहीं होता। अब रखिए A1 का मान कितना मिलेगा? 3, A2 6, और B1/B2 अब ये 3 दूना 6 हो गया, तो कितना मिला? 1/2 बराबर K/5 K का गुणा 1 में K आ गया, 5 दूना 10, K का मान आ गया 10। सुन में? चलिए अगला प्रश्न बोलिए, क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, क्या है? यम के किस मान के लिए कौन कौन सा युग्म है? x - 2y बराबर 3, और दूसरा 3x + my बराबर 1।
के किस मान के लिए समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल है। एक हल है मतलब ये अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय। समझ गए? एक ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो एक ही हल है तो ये कंडीशन हो जाएगा हमारा। समझ गए? केवल एक हल है तो यहाँ होगा, यहाँ लिखेंगे एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। अतः क्या मिलेगा? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यही तो होता है ना। केवल एक हल है तो ये बराबर नहीं होगा। बस यही मान रख करके हल कर लीजिए। कैसे करेंगे बताइए? यक्स का गुणांक कितना? 1 बटे A2 3 बराबर नहीं B1 के -2 और B2 यम हो गया। आया? यम का गुणा 1 में यम बराबर नहीं होगा 3 दूना 6 -6 बस हो गया। यम का मान -6 के बराबर नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न क्या करें? के किस मान के लिए समीकरण इतना का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं। क्या समीकरण? जल्दी बोलिए तो। 3x + y बराबर 1 और दूसरा 2k - 1 प्लस k - 1 y आगे बराबर 2k + 1। ठीक है, का कोई हल नहीं है। का यहाँ लिखेंगे कोई हल नहीं है। का कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है तो ये दोनों बराबर होंगे। कर लो बराबर। A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक, तो करिए। A1 का मान कितना? 3, A2 2k - 1। कोई दिक्कत? ठीक है, बराबर B1 कितना लिखें? y में कितने का गुणा है? 1 का। यहाँ y में कितने का है? k - 1। बस यही बराबर करके k का मान निकाल लो, हो जाएगा। करिए। 3 का गुणा इसमें 3k - 3। अब इसका इसमें 2k - 1 आया। अब कितना लिखें? 3k - 2k इधर लाइए 2k। अब 3 को इधर लाइए, माइनस में है ना, इधर आएगा +3 - 1। ठीक, अभी इसको घटाइए, कितना आएगा? k बराबर कितना हुआ? 2। बस k का मान आ गया। समझ में आया? चलिए इस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत आते हैं। ये पूरा हो गया इस टाइप का। अब अगला देखते हैं। देखिए इबारती प्रश्न टाइप का है। एक भिन्न 1/2 हो जाती जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो वह भिन्न बताइए, है ना। तो यहाँ हम लोग मानेंगे, तो मान लेते हैं कि माना वह भिन्न क्या है? x/y है, ऐसे मान लीजिए। या इसी को ऐसे भी मान सकते हैं थे कि माना भिन्न का अंश x है और हर y है। ठीक, कैसे? ठीक है, माना भिन्न का, ऐसे ठीक लगेगा ना। माना भिन्न का अंश क्या है? x और हर y है। तो भिन्न कितनी हो जाएगी? तो भिन्न बराबर क्या होगा? x/y। सही है ना। चलिए क्या कह रहे हैं? भिन्न 1/3 हो जाती है। ये भिन्न कौन सी है? यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। यानी प्रथम शर्त के अनुसार क्या मिलेगा? ये देखिए भिन्न x/y है ना, ये भिन्न कह रहा है कि 1/3 हो जाती है। ये भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, यानी अंश कौन सा है? यही है ना। अंश में से 1 घटा देंगे तो 1/3 हो जाएगी। तो समझ में आया क्या है? अंश में से 1 घटा देते हैं तो 1/3 हो जाती। बस अब इसको सॉल्व करके समीकरण बना लो। कैसे? 3x माइनस कितना? 3 का गुणा 1 में 3 बराबर y का गुणा 1 में y। समझ में आया? अब कितना होगा? 3x - y बराबर
3। समीकरण 1 हो गया। समझ में आया? अब क्या लिखेंगे? दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं? दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त में भिन्न कितनी हो जाती है? 1/4। कब हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ देते हैं। हर कौन सा है, ऊपर कि नीचे? नीचे। कितना जोड़ना है? 8। जब ये 8 जोड़ देते तो 1/4 हो जाती है। बस कर लो। अब इसको सॉल्व करो। 8 4 का गुणा x में कितना आएगा? नीचे लिख दें। ये बन जाएगा, चलिए यही लिख देते हैं, ये बन जाएगा 4x है ना, y का गुणा 1 में y प्लस 8। तो ये मिला 4x माइनस वाई बराबर 8। ये बन गया समीकरण 2। कोई दिक्कत यहाँ? ये नीचे स्पष्ट दिख रहा है? चलिए, तो समीकरण 1 और 2 बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, ये माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, तो घटा दीजिए, है ना। घटा देंगे, वाई कट जाएगा, x का मान मिल जाएगा। क्या लिखें? समीकरण किस में से? 2 में से 1 को घटाने पर। अब घटाइए तो क्या मिलेगा? समीकरण 2 लिख लीजिए पहले। 4x माइनस वाई बराबर 8। दूसरा लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। अब घटाइए, माइनस और ये प्लस, माइनस, ये प्लस और माइनस कट गया। 4x में से 3x निकालिए, x बराबर 5। बस x का मान मिल गया। अब क्या करेंगे? x का यह मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में? किस में रखें? x का यह मान समीकरण किस में रखोगे? समीकरण 1 में रखने पर। 1 में रखिए। ये है ना 3 गुणे x का मान 5, ठीक, माइनस y बराबर 3। ये मिला कितना? 5 3 15 माइनस y बराबर 3। तो ये मिल गया माइनस y बराबर 3। 15 को इधर लाइए, माइनस 15, ठीक है। तो ये माइनस y बराबर माइनस, चलिए ऊपर लिख देते हैं इसको। कितना बनेगा? y बराबर माइनस y बराबर माइनस 12। तो y का मान आ गया 12। तो भिन्न कितनी हो जाएगी? भिन्न निकालना ना। भिन्न x बटे y है, तो x का मान कितना मिला? 5। और y का मान, ये भिन्न बन गई। समझ में आया? देखिए, चेक कर लीजिए थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं कि अंश में से 1 घटाने पर, यानी 5 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/12। और घटाएं 4 3 12, 1/3 हो जाती है। हो गई? और फिर क्या कर रहे हैं? हर में 8 जोड़ने पर, 12 8 20, तो 4 5 20, 5 चौक 20, तो 1/4 हो गई। सही है ना? ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। यह है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या याद कीजिए। लगा लेंगे ना। कैसे? मान लीजिए पहले कि माना एक संख्या क्या है? x और दूसरी संख्या y। हो जाएगा? करिए। माना एक संख्या क्या? x, दूसरी संख्या y है। फिर लिखेंगे क्या? प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त में क्या कह रहे हैं? प्रथम शर्त में क्या कह रहे हैं जी? संख्याओं का अंतर 26 है। संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसमें से किसको बड़ी मानेंगे? x या y को? चाहे जो मान लो। इसको माने x को, तो x को बड़ी मानोगे तो x माइनस y बराबर 26। ये बन गया समीकरण 1। ठीक। अब फिर लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है। कौन 3 गुनी है? कौन 3 गुनी है? एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी। भैया ज्यादा कौन है, x या y? x ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 गुना है।
यक्स जो है ये 3 गुना है। तो बताइए वाई में गुणा करें 3 से बराबर करने के लिए कि यक्स में? वाई में गुणा करें, बहुत बढ़िया। वाई में 3 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगी। ये बात समझ में आई नहीं आई? आया समझ में? चलिए, तो यक्स का मान जो है ये 3y मिल गया। यही यक्स का मान समीकरण 1 में रख करके निकाल लीजिए। क्या करेंगे? यक्स का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए तो कैसे मिलेगा बताइए? 3 यक्स, यह क्या लिखना है? 3 क्या? यक्स का मान कितना है? 3y। तो जहां यक्स होगा वहां क्या रखेंगे? तो रख के बोलिए क्या लिखे यक्स की जगह? 3y। आगे माइनस y बराबर 26। ठीक है, अब ये कितना मिला? 3y माइनस y कितना हो जाएगा? घट जाएगा, कितना आएगा? 2y बराबर 26। सही है। अब y का मान तो निकाल ही लेंगे, कितना हो जाएगा? y बराबर होगा 26/2। 2 से काटिए 13, तो y का मान आ गया 13। मिल गया y का मान। यक्स का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ समीकरण 2 मान लो इसको। तो क्या करेंगे बताइए? y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखिए। समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा? यक्स बराबर 3 गुणे y का मान 13, तो यक्स बराबर 39 हो गया। समझ गए? एक संख्या क्या हो गई? एक संख्या यक्स है ना, एक संख्या आ गई यक्स, और यक्स का मान कितना? 39। और दूसरी संख्या y है, y का मान कितना मिला है? 13। समझ गए? यक्स और y, एक संख्या दूसरी संख्या मिल गई। दोनों को घटाएंगे कितना आना चाहिए? दोनों का अंतर क्या है? 26। तो घटाइए 26 आएगा। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, 13 39, 3 गुनी। समझ गए? वो दोनों संख्याएं कौन है? 39 और 13, जिनका अंतर 26 होगा, और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है ना। इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं ना बीजगणित में, तो इसको अच्छे से समझिए जो है, जिससे आसानी से आप लगा पाएँ। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है। संख्या के अंक का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी हुई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो संख्या बताइए। तो पहले हम लोग मान लेंगे कि माना इकाई का अंक क्या माने? यक्स या वाई, जो कहिए यक्स, और दहाई, अगर इकाई यक्स माने दहाई वाई मान लो, दहाई वाई है। अब देखिए दहाई जो है, दहाई में 10 से गुणा करते हैं, इकाई जोड़ देते हैं तो संख्या बन जाती है। समझे नहीं? जैसे देखिए ये 25 है ना, तो 25 में कई दहाई कई इकाई है? 3 दहाई 5 इकाई, 3 दहाई 5 इकाई। तो 2 में 10 से गुणा करेंगे, 5 जोड़ेंगे, 10 दूना 20, 5 25 बन जाएगा। अगर इसी का स्थान बदल दें, मान लो क्या बन जाएगा? 52। तो इसमें 2 इकाई 5 दहाई, 5 दहाई 2 इकाई। समझ गए? इकाई कौन है? 2 है। दहाई कौन है? 5। तो दहाई में 10 से गुणा करेंगे, देखिए 5 गुणे 10 और फिर धन इकाई करेंगे, 10 पचे 50, 2 52। समझ में आया? किसमें 10 से गुणा करना है? किसमें 10 से गुणा करना है? इकाई में या दहाई में? दहाई में। तो संख्या क्या बन जाएगी बताइए? दहाई वाई है, इकाई यक्स है, तो संख्या क्या बनेगी? दहाई में 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणे क्या? वाई, और धन इकाई वैसे जोड़ लो, तो ये संख्या बन गई। समझ में आया? फिर क्या करना है? स्थान बदलने पर बनी संख्या, स्थान बदलने पर बनी संख्या। स्थान बदलने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी? जो दहाई है वो इकाई बन जाएगा, और जो इकाई है वो दहाई बन गया। अब कितनी बनी संख्या बताइए? 10 गुणे क्या?
x प्लस वाई, ये स्थान बदलने पर बनी संख्या बन गई। अब प्रथम शर्त में क्या कह रहे हैं उसको कर लीजिए। प्रथम शर्तानुसार बताइए क्या कह रहे हैं। प्रथम शर्तानुसार 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है। अंक कौन है? x और y। तो इसका योग कितना है? 9। कोई दिक्कत यहाँ? ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? बदलने पर बनी संख्या, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। देखिए क्या कह रहे हैं, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या ना, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या कौन हो गई? ये। और पहले संख्या कितनी थी? 10y प्लस x, यही ना। स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या यानी ये वाली दी हुई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। कौन 27 अधिक हो जाती है? स्थान बदलने पर बनी संख्या, ये वाली 27 अधिक हो जाती है। ये 27 अधिक हो जाती है। तो 27 किस में जोड़ना होगा? बराबर करने के लिए। हाँ, बराबर करने के लिए। देखिए ये 27 अधिक हो गई। जैसे समझिए 5 है और ये 3 है, ठीक है। तो 5 जो है वो 3 से कितना ज़्यादा है? 5 जो है 3 से 2 ज़्यादा है। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो यहाँ 2 जोड़ दीजिए तब भी बराबर हो गया, या तो जो ज़्यादा है उसमें से घटा दीजिए तब भी बराबर हो जाएगा। समझ में आया? उसी तरीके से ये प्राप्त संख्या, तो यही है ना बदलने पर प्राप्त संख्या। प्राप्त संख्या 27 अधिक हो जाती है, ये वाली 27 अधिक हो जाती है। तो क्या करें? या तो इसमें 27 घटा दो या तो इसमें जोड़ दो। क्या करें? 27 जोड़ दें, जोड़ लो। ये वाली अधिक हो जाती है तो इसमें जोड़ दो। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करिए। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 27। अब 10x में से x निकाल लीजिए 9x, और 10y में से y निकाल लीजिए 9y बराबर 27। 9 से भाग दे दो या इतना लिखेंगे, है ना। तो कितना मिलेगा? x माइनस वाई बराबर 9। 3 बार जाएगा ना, 9 3 27। अब समीकरण 1 और 2 को तो सॉल्व ही कर लोगे ना। बताओ क्या करें? समीकरण 1 और 2 को क्या करें? चलिए विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। ये प्लस वाई है माइनस वाई, क्या करें? समीकरण 1 और 2 को क्या करें? 1 व समीकरण 2 को जोड़ें या घटाएं? बताइए। जोड़ेंगे ना। जोड़ेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। को जोड़ने पर तो जोड़िए, फिर क्या मिलेगा? x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 3। जोड़ दीजिए, वाई वाई कैंसिल, तो x मिल गया 2x, ये मिल जाएगा 12। तो x बराबर 12 बटे 2, काट दो, x का मान 6 आ गया। समझ गए? अब x का मान 6 मिल गया। अब यही x का मान या तो 1 में रख लो या फिर 2 में रखो। तो किस में रखा जाए? x का यह मान किस में रखेंगे? x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए। x की जगह कितना लिखेंगे? 6। बताओ। 6 प्लस y बराबर 9, और ये y बराबर 9 माइनस 6, तो y का मान कितना हो गया? 3। ये हो गया भाई, x का मान 6 और y का मान 3। तो निकालना क्या है हमको? संख्या बताइए। तो वो संख्या निकाल लीजिए। संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या कितनी है? 10y प्लस x। तो 10 गुणे y का मान कितना लिखेंगे? 3 धन x का मान 6। तो कितना हो जाएगा? 10 3 30 धन 6 36। तो वो संख्या हो गई 36। अब 36 का स्थान बदलेंगे तो कितना बन जाएगा? 63। बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा, ये संख्या कितनी है? 36। तो कितनी अधिक हो जाएगी भाई? कह रहे हैं ना 27 अधिक हो जाती है स्थान बदलने पर। हाँ, कितना हो जाती है? हाँ, स्थान बदलने पर 27 अधिक हो जाती है। तो घटाएंगे तो देखिए 27 आना चाहिए। 13 में से 6 गए 7, यहाँ बच्चा कितना? 5 में से 3 गए 2, 27 अधिक हो जाती है। बात समझ में आई ना? चलिए ठीक है, नोट करिए, अगला बताया जाए। चलिए अगला प्रश्न क्या है?
कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल सकती है। और धारा के विपरीत जो है वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगी। धारा की दिशा में जब जाएगी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी धारा की दिशा में, और उसके विपरीत जब जाएगी, धारा इधर है उसके विपरीत जाएगी तो 4 किलोमीटर लगेगा। जैसे साइकिल से जाते हैं ना, जिधर की हवा है उधर साइकिल चलाइए तो स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। साइकिल की चाल प्लस वायु की चाल दोनों मिलकर के चाल बढ़ जाएगी। और जिधर जा रहे हो उसी के विपरीत वायु हो, हवा दूसरी तरफ चल रही हो, चाल कम हो जाती है ना। साइकिल की चाल में से वायु का चाल घटा देंगे उतनी चाल हो जाएगी, यही होता है। अब क्या निकालना है, जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। उसकी चाल, उसकी माने कौन है, ऋतु। तो मान लो, माना ऋतु की चाल क्या माने, यक्स, है ना। ऋतु की चाल हमने यक्स मान लिया, और धारा की चाल क्या हो जाएगी, मान लो धारा की चाल क्या माने, वाई। बात समझ में आई इतनी। अच्छा, अब धारा की दिशा में एक बार ऋतु की चाल निकाल लो, धारा के विपरीत दिशा में ऋतु की चाल निकाल लो। तो धारा की, यहां लिखेंगे हम लोग धारा की दिशा में, धारा की दिशा में किसकी चाल, ऋतु की चाल। बताइए कितना होगा, धारा की दिशा में ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, बताइए। ऋतु की चाल यक्स है और धारा की चाल वाई है, तो कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस वाई या यक्स माइनस वाई, जुड़ जाएगी भाई, उसी दिशा में है, जुड़ जाएगी। धारा की दिशा में ऋतु की चाल, या देखिए इसमें कहला अनुकूल ना, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ऐसे लिखिए, जो प्रश्न में कहे वही लिखो, अच्छा लगेगा। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ठीक है। फिर क्या करें, धारा के क्या प्रतिकूल की विपरीत दिशा में, क्या कह रहा है, प्रतिकूल कह रहे हैं, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। अब धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी बताइए, हाँ, तो यक्स माइनस वाई। तो बताइए वाई माइनस एक्स नहीं लिख सकते क्या, क्यों, क्योंकि उसकी चाल ऋतु की चाल ज़्यादा होगी। अगर धारा की चाल ज़्यादा हो जाएगी तो ऋतु तैर भी नहीं पाएगी, धारा उसको बहा ले जाएगी। तो ज़्यादा में से कम घटाना होता है, यानी ऋतु की चाल ज़्यादा है, धारा की चाल कम है। अच्छा, ये हम कैसे जान गए कि धारा की चाल कम है, क्योंकि ऋतु इसमें तैर रही है विपरीत दिशा में। अगर धारा की चाल ज़्यादा होती तो क्या होता, नहीं तैर पाती, धारा के साथ वो बह जाती, ठीक है। अब दोनों देखिए, धारा के अनुकूल चाल मिल गई, प्रतिकूल चाल मिल गई, है ना। हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी से कर दें, कर लीजिए। तो धारा के प्रतिकूल चाल, फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से लिख दें कि डायरेक्ट लिखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, नहीं पूरा लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, पूरा लिखिए। धारा के अनुकूल, अब की बार ज़्यादा नहीं लिखेंगे, अनुकूल चाल लिख दे रहे हैं, ठीक। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है। तो धारा के अनुकूल चाल कितनी है, यक्स प्लस वाई, और धारा के अनुकूल कितनी दूर जाती है, 20 किलोमीटर। धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर, कितनी देर में, 2 घंटे में। समझ में आया, इसको काट दीजिए, आ गया 10। तो ये मिल गया यक्स प्लस वाई बराबर 10। कोई दिक्कत है यहाँ, समझ में आ गया। अब धारा के प्रतिकूल चाल निकाल लीजिए, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल किसकी चाल, ऋतु की। धारा के प्रतिकूल चाल बराबर फिर वही दूरी बटे समय, ठीक, दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है प्रतिकूल, यक्स माइनस, या दिख रहा है, यक्स माइनस वाई, और दूरी कितनी जा रही, 4 किलोमीटर, कितनी देर में, 2 घंटे में। आया, ये 2 दूना 4 काट दो, ठीक, ऊपर लिखें अब। तो ये कितना मिलेगा, यक्स माइनस वाई बराबर 2 मिल गया। समीकरण तो बना लो, समीकरण दे 1 और 2 दोनों को सॉल्व ही कर लोगे। अब क्या करें बताइए, समीकरण 1 और 2 को कैसे सॉल्व करें, हाँ, समीकरण 1 व 2 को क्या करें,
समीकरण 2 को, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या करें, जोड़ने पर, घटाना नहीं होगा। ठीक, कोई बात नहीं। तो ये माइनस वाई और ये प्लस वाई तो लिखेंगे यक्स माइनस वाई बराबर 2 और ये यक्स प्लस वाई बराबर 10। वाई वाई कैंसिल, तो कितना मिला, 2x बराबर 12। तो यक्स बराबर 12 बटे आया 6, तो यक्स बराबर 6 हो गया। समझ में, यक्स का मान मिल गया। वाई का मान कहाँ से निकालें, 1 में या 2 में, चाहे जहाँ रख लो। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, तो यक्स का मान रख लीजिए 1 में, तो क्या हो जाएगा, यक्स का मान वाई की, यक्स के यहाँ 6 रखना है, इसमें रख दें 6 प्लस, बोलिए 6 प्लस वाई बराबर 10। तो अब यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 10, यक्स को इधर लाइए -6, तो y बराबर 4। तो यक्स y का मान मिल गया हमको। क्या मिल गया, दोनों चाल मिल गई, यानी ऋतु की चाल। इतना लगाने के बाद नीचे लिखेंगे जो भी पूछा रहे। क्या पूछा है कि ऋतु की चाल, है ना, हाँ लिखें। चलिए आप लोग नीचे लिखिएगा। हाँ, तो ऋतु की चाल कितनी आ गई, कितनी आई, ऋतु की चाल यक्स है ना, यक्स का मान 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और फिर धारा की चाल भी पूछ रहा है, धारा की चाल वाई है, वाई का मान 4 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसी प्रकार से एक प्रश्न और दिए हैं, जिस प्रकार से ये चाल वाला है इसी प्रकार से अगला भी प्रश्न हमने लग दिया है। इसको समझिए कैसे लगाएंगे। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर। समझ रहे हैं क्या प्रश्न हुआ है कि 10 घंटा लगता है, तो 10 घंटे में वो जा रही है 13 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, और फिर 44 किलोमीटर जाती है धारा के दिशा में, है ना। तो इसी प्रकार से पहले मान लेंगे हम लोग, और फिर आगे कह रहे हैं 13 किलोमीटर वह जाती है, 13 घंटे में वह जाती है 40 किलोमीटर है प्रतिकूल, और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा और नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ मान लेंगे पहले, तो माना नाव की चाल x किलोमीटर, धारा की चाल y, ठीक है। तो धारा के अनुकूल यहाँ लिखेंगे नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, यही होगा ना, ठीक है। अब देखिए फिर कह रहे हैं कि धारा, इसमें जो है हम समय निकालेंगे दोनों स्थितियों में, है ना। तो समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। तो 10 कितना घंटा लग रहा है, ये लग रहा है इसको 10 घंटे में, ध्यान समझिए 10 घंटे में वो जा रही है धारा के, हाँ धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर ये दूरी हो गई। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर, देखिए हम समझने के लिए लिख दे रहे हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी जा रही है 30 किलोमीटर, धारा के क्या प्रतिकूल, यानी प्रतिकूल कितना होगा x माइनस वाई। तो धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगा, इतना, ठीक। और फिर धारा के अनुकूल कितना जाती है 44 किलोमीटर ना, 44 किलोमीटर जाती है कितना अनुकूल, यानी चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटे चाल। ये समझ में आया क्या निकाले हैं हम, ये क्या मिला है, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, तो दूरी बटे चाल कर दिए हैं। दूरी 30 किलोमीटर, चाल प्रतिकूल वाला, प्रतिकूल चाल से 30 किलोमीटर जा रही है ना, तो 30 किलोमीटर वाली दूरी और बटे चाल, तो ये 30 प्रतिकूल जाने में लगा समय मिल गया, आया। और फिर ये क्या है, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है और अनुकूल चाल कितनी है, इतना। और कितने घंटे में जाती है, 10 घंटे में, 10 घंटे में। तो दोनों मिला देंगे तो कितना घंटा हो जाएगा, 10 घंटा लगता है। समझ में आया। अच्छा,
ये मिल गया। यहाँ हम लिखेंगे क्या, प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार। ये मिल गया। अब द्वितीय शर्त के अनुसार यानी दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या मिल जाएगा, देखिए उसी प्रकार से इसको भी बनाइए, ठीक है ना। या तो एक काम करिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। ये देखिए 2 से सब कट जाएगा, 2 से सब कट जाएंगे, तो 2 से भाग दे लो, इसको छोटा हो जाए 15 बटे x माइनस वाई, और ये प्लस 22 बटे x प्लस वाई बराबर 5। अब इसको जो है सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो काफ़ी कुछ लंबा हो जा रहा है। चलिए इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक। अब फिर दूसरी शर्तानुसार करिए, दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं, 13 घंटे में हो जाती है 40 किलोमीटर प्रतिकूल। देखिए 40 किलोमीटर ये हो गए दूरी बटे चाल, प्रतिकूल वाली दूरी, चाल कितनी है x माइनस वाई, तो दूरी बटे चाल करेंगे तो ये आ गया समय। इतनी देर तक जा रही है प्रतिकूल ना, और कितनी दूरी जा रही है अनुकूल, 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर बटे ये वाली चाल x प्लस वाई, ठीक। तो ये टोटल समय कितना लगा इसको, 13 घंटे, ठीक। ये हो गया समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हमको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ मानेंगे x प्लस वाई बराबर कुछ मान लीजिए, चलिए इसको मिटा दें तब पता है। चलिए इसमें हम लोग मानेंगे क्या, माना 1 बटे में है ना, 1 बटे x माइनस वाई बराबर a रख लो, और 1 बटे x प्लस वाई बराबर b रख लेंगे, ठीक। तो रखिए, तो क्या मिलेगा 15, ये कितना मिल गया 15, और x माइनस 1 बटे इतने मान a हो गया 15a, और प्लस 22b बराबर 5, ठीक। ये हो गया समीकरण 3। अब वैसे यहाँ भी रखिए, तो ये हो जाएगा कितना, 40a माइनस वाला a है ना, और प्लस 55b बराबर 13। इन्हीं दोनों समीकरण को हमको सॉल्व करना है। तो क्या करें, ये 40 है, ये 15 है, कौन बराबर करें, a वाला या b वाला। इसमें अगर बराबर करना तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, तो ये जो है 5 से गुणा करेंगे, देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 110 आएगा। इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 1 11 आ जाए, समझिए दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ 5 से गुणा करिए, यहाँ 2 से हो जाएगा, या फिर इसको बराबर करना चाहें यही कर लीजिए, ठीक। क्या करें, समीकरण 3 में कितने से, समीकरण 3 में 5 से, और समीकरण 4 में 2 से गुणा करके, बताइए गुणा कर देंगे तो ये प्लस में घटाना पड़ेगा, तब कटेगा, हटाने पर करिए। इसमें 5 से गुणा करें, 15 पचे 75a, और प्लस 5 से इसमें गुणा करिए 110b बराबर, यहाँ 5 से गुणा करेंगे 5 पचे 25। अब ये वाला इसमें लिख लीजिए, कितना होगा, 2 से गुणा करना है ना, तो ये हो गया 80a और प्लस 110b बराबर, यहाँ 2 से गुणा करना है 26 हो गया, ठीक। ये वाला पहले लिखे होते तो और अच्छा लगता, अभी लिख दें, है ना। तो 75a प्लस 110b बराबर 25। चलिए इसको नीचे करके घटा दे रहे हैं, माइनस 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 कर लो, ये कर गया, तो 80 में से 75 घटाइए, 5a बराबर 1, तो a बराबर आ गया 1/5, सही है। या तो इसको ऐसे करिए, क्योंकि a है ना 1 बटे में है, तो 1/a कर मान निकाल सकते हैं यहाँ से, या फिर रहने दीजिए, ठीक है। a बराबर कितना होगा 1/5, ठीक। अब a का यही मान हमको रखना है किसी समीकरण में, समीकरण 3 में या फिर 4 में, किस में रखें,
ए का यह मान समीकरण किस में रखें, 3 में रखने पर। तो रख लीजिए 3 में, और जब समीकरण 3 में मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 में रखिए, कहाँ है 3, यही ना। तो 15 ए की जगह लिखना है 1/5, तो ये लिख दे रहे हैं 15/5, ठीक। और प्लस 22 बी बराबर 5, ठीक है ना। इसको काट दो, 5 3 15, ये मिला 3। अब आगे करेंगे 22 बी बराबर 5, 3 को इधर लाइए, कितना मिल जाएगा, -3। अब ये मिल गया 22 बी बराबर, बोलिए 2, और b का मान मिल जाएगा 2/22, 2 काट दो 11, तो b का मान मिल गया 1/11। b का मान कितना मिला, b बराबर 1/11। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। चलिए a और b का मान मिल गया, a और b का ये वाला मान यहाँ फिर से हम रखेंगे, फिर x y का समीकरण बनेगा, उसको हल करेंगे, फिर हमको उत्तर मिलेगा। तो क्या करें, a व b का मान रखने पर, अब रखिए a और b का मान, तो यहाँ लिखेंगे 1/x - y बराबर 1/a का मान कितना है 5, तो 1/, इतना 1/, इतना, ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्या मिलेगा, x - y बराबर 5। समीकरण कितना बन गया, 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ b का मान रखिए, तो क्या मिलेगा, 1/x + y बराबर 1/11, तो यहाँ से मिलेगा x + y बराबर 11। बड़ा है, आसान है, आसान है नहीं है। चलिए ये मिल गया समीकरण 6। अब 5 और 6 को तो सॉल्व भी कर लोगे, क्या करना पड़ेगा, समीकरण 5 और 6 को, ठीक है, -y a + y जोड़ने पर, तो जोड़ करके लगा लेंगे, मन में लगाइए, वैसे जल्दी करिए, तो y कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 2x बराबर क्या मिलेगा, यही कर दें, कहाँ लगाएं ये यहीं लिख दे रहे हैं। चलिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11 और 5 16, तो x बराबर 16/2 आ गया 8, तो x का मान 8 आ गया। x मतलब नाव की चाल, ठीक है। और धारा की चाल कितनी हो जाएगी, x की जगह हम रख दे, चलिए 2 में रख दें, 5 में, ठीक, 5 में x की जगह कितना लिखेंगे, 8, और जब यहाँ 8 लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 इधर घट जाएगा, तो y का मान कितना मिल जाएगा, 11 - 8, तो कितना 3, तो y का मान आया 3, ठीक है। तो नाव की चाल x, अब ये चाल किस में दिया हुआ है, घंटा और किलोमीटर में दूरी दिया हुआ था ना, तो ये हो जाएगा चाल, नाव की चाल हो जाएगी, x का मान कितना आया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आया, और धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न समझ में आया, ये नहीं आया, फिर से बताना होगा, फिर चलें आगे, हाँ आगे। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हमारा द्विघात बहुपद और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है ना, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और बहुपद, ये हो गया। अब तीसरा जो है इसमें खंड है, बीजगणित में जो टोटल 18 नंबर का आएगा उसमें से 2 पार्ट हो गया। अब तीसरा द्विघात समीकरण पढ़ना है और इसके बाद समांतर श्रेणी, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में देखिए हमको बस उतने वही रूल हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है कि 3x² क्या करें, 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान बताइए, इसके मूल बराबर है तो k का मान बताइए, है ना, के मूल बराबर हैं तो विविक्त कर कितना होगा, मूल बराबर है तो विविक्त कर 0 होगा, अभी बताया, ध्यान दो। तो कैसे करेंगे कि तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर तुलना करिए, तो a का मान कितना हो गया 3, और b का मान -12, और c का मान k हो गया, ठीक है। तो मूल समान है, यहाँ हम लिखेंगे क्या, मूल समान है, मूल समान है, अतः विविक्त कर कितना होगा, b² - 4ac बराबर 0 के होगा,
सही है ना। अब रख लीजिए b का मान -12 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c के बराबर 0। ये 12 गुणे 12 144, 4 तिहाई 12 0। अब ये 12 के इधर करेंगे तो 144 बराबर 12 के, है ना। तो यही लिख दीजिए 12 के बराबर कितना 144। तो के बराबर 144 बटे 12, 12 बराबर 144, तो के का मान आ गया 12। समझ में आया। बस के का मान निकालना था, हो गया। अगला प्रश्न क्या करें, सिद्ध कीजिए कि कौन सा है 3x स्क्वायर, बोल दीजिए 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2√5x -5 = 0, है ना, के मूल वास्तविक और असमान है। सिद्ध करना है कि मूल वास्तविक और असमान है। तो मूल वास्तविक और असमान है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, विविक्त कर वास्तविक और असमान। तो विविक्त कर धनात्मक आना चाहिए। तो यदि विविक्त कर धनात्मक आ गया तो हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक और असमान होगा। समझ रहे हैं। ये नहीं रहा है तो लगाइए इसको कैसे करेंगे। तो यार इतना मूल वास्तविक और असमान है तो तुलना करेंगे हम इससे। तो तुलना करेंगे तो a और b और c का मान निकालेंगे। a का मान कितना मिलेगा 3, b का मान 2√5 और c का मान -5। ठीक, तो अब यहां से हम निकालेंगे विविक्त कर। क्या निकालेंगे, विविक्त कर। तो विविक्त कर निकालिए, क्या होता है b² -4ac। तो रखिए b का मान 2√5 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान -5। ये 2 का वर्ग 4 हुआ, √5 का स्क्वायर करेंगे 5, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, है। 2 का वर्ग 4 और ये बचा 5, 5 चौक 20। ठीक है। अब फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, कितना होगा 4 तिया 12, 12 पच्चे 60 और ये आ गया 80। अब देखिए 80 आया ना, 80 जो आया ये धन में है, मूल विविक्त कर धनात्मक है। ठीक है, ये धन में आ गया तो इसका मतलब मूल वास्तविक और असमान होगा। तो यहाँ क्या लिखें, अतः, ऐसे लिख दीजिए, अतः मूल वास्तविक व असमान होगा। अब मूल वास्तविक और असमान मिल गया है, आधा काम हो गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, सिद्ध करिए कि वास्तविक असमान है, मूल भी ज्ञात कीजिए। अब मूल भी ज्ञात करना है तो मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ हम लोग फार्मूला से लगा देते हैं ना। कौन सा फार्मूला लगेगा, श्रीधराचार्य सूत्र ना। यहाँ लिखेंगे क्या, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपान 2, यही होता है। अब रख लीजिए इसमें कितना होगा बताइए, x बराबर माइनस b का मान कितना है 2√5 प्लस माइनस b का मान, अच्छा b² -4ac रखना ना, इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, डायरेक्ट रख दें 80 रख दे रहे हैं, ये अपान 2, a का मान 3। ठीक, अब यहाँ से मिला -2√5 प्लस माइनस, ये 80 है। अब 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 को इतना लिख दिए, 8 गुणे 10 80 ना, 8 ये हो गया गुणे 10, 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5। अब देखिए 2 का जोड़ा बन गया ना, तो यहाँ से ये मिल गया 6, तो -2, 3 दूना 6 रहने दो, अभी 2 कट जाएगा ना, तो ये मिल गया 5 प्लस माइनस रूट, ये देखिए 2 यहाँ से 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 ना, 4√5 अपान 2 × 3। ठीक है, ऊपर से 2 कामन ले लीजिए, 2 कामन लेंगे तो क्या मिलेगा -√5 प्लस माइनस 2√5, 2 से कामन लीजिए, यहाँ क्या मिलेगा 5 बचेगा ना, ये 2 दूना 4 2 बचा, ये √5। सही है, ये आया समझ नहीं आया, नहीं समझे, फिर देखो इतना आया नहीं आया, ये
ये 2√5 लिखे प्लस माइनस, ये 2 बाहर हुआ, यहाँ से 2 बाहर हुआ, 2 दूना 4 हो गया, रूट में 5 बच गया। अब देखिए यहाँ ये 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 यहाँ से निकाला, ये माइनस बचा, माइनस 2 निकल गया, क्या बचा √5, आगे क्या है प्लस माइनस, 2 इसमें से निकाल लो, 2 दूना 4 ना, तो 2 बचा √5, सही है ना। और नीचे 2 गुणे 3, ठीक है। ये 2 से 2 काट दीजिए यहाँ पे, अब मिल जाएगा यहाँ से -√5 प्लस माइनस 2√5/3। ये काम हो गया यक्स का। अब एक बार धन चिन्ह ले लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह। चलिए अब धन और ऋण चिन्ह लिख करके इसमें लगाइए, क्या मिलेगा, यक्स बराबर -√5। चलिए यहाँ लिख देना कि धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, ठीक है। अब जब धन चिन्ह लेंगे तो क्या मिलेगा, यक्स बराबर -√5 प्लस 2√5, कोई दिक्कत यहाँ, ठीक है। तो यक्स बराबर अभी बताइए कितना आएगा, 2√5 में से 1√5 निकाल देना है, तो क्या बचेगा, नहीं समझे, -x में से +2x, ऐसे करिए तो क्या आएगा, -x + 2x, यक्स आएगा, समझ गए। वैसे -√5 प्लस 2√5 कितना आएगा, 2 में से 1 घटाओ भाई, √5 बचेगा ना, √5/3, समझ गए। ये धन चिन्ह लेने पर हो गया। अब क्या लिखेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। अब जब ऋण चिन्ह लेंगे तो यक्स बराबर -√5 और फिर -2√5/3, तो ये आ गया यक्स बराबर -3√5/3, 3 कैंसिल, यक्स इक्वल टू -√5, ठीक। यक्स का एक मान ये हो गया, दूसरा ये हो गया, समझ में आया, दोनों रूट भी मिल गए और ये वास्तविक और असमान भी हो गया, ठीक है। चलिए फिर अगला देखा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा ज्ञात करनी। देखिए 2 वर्ग हैं और उनके क्षेत्रफलों का योग फिर अंतर दिया हुआ है। अगर परिमाप का अंतर दिया हुआ है इसका मतलब एक का परिमाप ज़्यादा एक का कम है, इसका मतलब एक बड़ा वर्ग है एक छोटा वर्ग है। तो दोनों को मान लेते हैं कि माना, क्या माने, माना बड़े वर्ग की भुजा क्या है, यक्स, और छोटे वर्ग की भुजा वाई, ठीक है। मीटर में दिया हुआ है ना, तो मीटर लिख लीजिए, यक्स मीटर, ये वाई मीटर, ठीक। अब क्या करें, देखो प्रथम शर्तानुसार, यहाँ हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रफलों का योग, क्या, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा घाते 2 ना, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा जो है ये कितना है, यक्स स्क्वायर ना। पहले बड़े वाले वर्ग की भुजा, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, यक्स स्क्वायर, और छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वाई स्क्वायर। और दोनों का योग, देखिए क्षेत्रफल, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया हुआ है, 117। समझ में आया ये। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। फिर से लिख दें प्रथम शर्तानुसार, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं, दूसरी शर्त अनुसार क्या कहा जा रहा है, दूसरी शर्तानुसार क्या कहा जा रहा है जी, परिमापों का अंतर 12 है। तो परिमाप देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा गुणे
4, है ना। तो भुजा गुणे 4, बड़े वाले वर्ग की भुजा 4 है, मतलब यक्स है, बड़े वाले वर्ग की भुजा यक्स है, 4 से गुणा कर लीजिए। बड़े वाले वर्ग का क्या आ गया, परिमाप, और छोटे वाले वर्ग का परिमाप 4y, दोनों का अंतर कितना है, 12 है। समझ में आया, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 12 है, तो परिमाप निकाल करके अंतर कर लो, 12 कर दो। अब 4 से भाग दीजिए, कितना मिलेगा, x माइनस वाई बराबर 3, ये हो गया 2, समीकरण 2। ठीक, या तो एक काम करिए कि यहाँ से x का मान निकाल करके इसी में रख दो, सही है ना। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, y प्लस 3। ठीक, अभी क्या लिखेंगे, x का यह मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए तो क्या मिलेगा हमको, रख के बताइए भाई। x की जगह y प्लस 3, यहीं रखें y प्लस 3, तो y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, यही ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, वाई स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 2 इंटू इतना कितना आएगा, 6y, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, वाई स्क्वायर जोड़ लीजिए, कितना मिलेगा, 2y स्क्वायर। अब ये मिला 6y प्लस 9 माइनस, इसको इधर लाइए, 117 बराबर 0। ठीक, अब ये कितना मिलेगा, 2y स्क्वायर प्लस 6y, अब इसमें से घटा दीजिए, कितना आएगा, 17 में से 9 घटाइए 8, 108 बराबर 0। अब 2 से कट जाएगा सब, 2 से काटो, कितना मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 3y और माइनस 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, हो गया। अब इसका करेंगे गुणनखंड, ऐसा गुणा करिए कि गुणा करने 54 आए, जोड़ने 3। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो क्या करेंगे, 54 का गुणनखंड करेंगे, तो करिए 2 दूना 4, 2 सते 14, 3 त्रिका 9, अब 3 से काटिए 3, यही आया ना। अब इसमें सोचिए, इसको अलग अलग तोड़ करके, 3 त्रिका 9 और ये 3 दूनी 6, तो कितना आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और 9 छक 54 भी हो जाएगा, समझ गए। इसमें थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया करिए, एडजस्ट करेंगे हो जाएगा। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 9 छक 54 ना, 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0, y कामन लो, y प्लस 9 माइनस 6 कामन लेंगे तो कितना मिलेगा, y प्लस 9, y प्लस 9 दोनों में है, y प्लस 9 लिखिए, और यहाँ से y माइनस 6 बराबर 0, तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y का मान माइनस 9 आया। ये y है क्या, लंबाई ऋणात्मक होती नहीं, तो माइनस वाला पद छोड़ दो। अब ये वाला y माइनस 6 बराबर 0, तो y का मान आया 6, ठीक, यही सही है। y यानी किसकी लंबाई, छोटे वाले वर्ग की लंबाई मिल गई। बड़े वाले वर्ग की लंबाई यहाँ पे रख लीजिए। कोई समीकरण नहीं बनाए क्या, समीकरण 1, इसको 2 बना लो, ठीक है। y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, y का यह मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखिए तो क्या मिल जाएगा, x बराबर y प्लस 3, यही है ना, y जगह कितना लिखना है, 6 प्लस 3, तो x का मान आ गया 9, समझ में आया। तो बड़े वर्ग की, यहाँ नीचे लिखेंगे, बड़े वर्ग की भुजा कितनी है, बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा कितनी है, 9, और छोटे वर्ग की भुजा कितना आया, छोटे वर्ग की भुजा 6, ठीक, क्या मीटर में हो गया ये, समझ में आया। चलिए अब अगला देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल जो है वो 18 है, और जब संख्या में से 27 घटा दिया जाता है तो स्थान बदल जाते हैं, ठीक। तो इसको मिटा दें फिर बताएं। चलिए अगला देखते हैं अब द्विघात समीकरण का ये प्रश्न।
दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। दो अंकों की एक संख्या है, इसके अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 27 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो देखिए पहले संख्या बनाने के लिए इकाई दहाई करना पड़ेगा ना। तो माना संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या माने x, और दहाई y मान लिए, दहाई y है। ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी बताइए। दहाई में 10 से गुणा करेंगे ना, 10y प्लस x, ये हो गई। अब नीचे लिखेंगे स्थान बदलने पर बनी संख्या। स्थान बदलने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी 10x प्लस y। समझ गए। अब क्या कह रहे हैं, अंकों का गुणनफल 18 है। यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। क्या, अंकों का गुणनफल यानी x y बराबर 18 है। समीकरण 1 कर लो। फिर क्या कह रहे हैं कि 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। देखिए संख्या कितनी है 10y प्लस x, और यहाँ लिख दे रहे हैं 10x प्लस y। संख्या के देखिए क्या कह रहे हैं कि जब संख्या में से, यही संख्या है ना, पहले यही संख्या हम माने, संख्या में से 27 घटाया जाता है। जब 27 इसमें से घटाया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। समझ में आया ना, बस हो गया ये। अब संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, 10y, इसको इधर लाइए, माइनस 10x माइनस y और माइनस 27 है, 27 को इधर कर दें प्लस 27। अब 10y में से एक y निकाल लो तो क्या मिल जाएगा 9y, और 10x में से एक x निकालिए तो 9x बराबर 27। 9 से भाग दो तो y माइनस x बराबर 27। ठीक है, ये मिल गया। अच्छा 9 से भाग दे रहे हैं ना, तो इसमें भी तो भाग देंगे, 9 त्रिक 27, 3 बचा। ये समीकरण 1 है। तो यहाँ से हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से x या y का मान निकाल के यहाँ रख लीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x को इधर लाइए, x प्लस 3। ठीक, y का यही मान समीकरण 1 में रख दो। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए तो क्या मिलेगा x। ठीक है, ये x हो गया, y का मान x प्लस 3 बराबर 18। x का गुणा करिए, x स्क्वायर प्लस 3x, 18 को इधर लाइए माइनस 18, गुणनखंड कर लेंगे ना, 6 त्रिक 18, 6x माइनस 3x माइनस 18, ये तो आता है ना सबको, x प्लस 6 माइनस 3 कामन लो, x प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 6 और फिर x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 6। यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो संख्या के x, देखिए x का मान 3 मिल गया, इसका मतलब इकाई का अंक मिल गया। दहाई का मान यानी y का मान निकालने के लिए इसको समीकरण 2 बना लो, यहीं रख लो ना। क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसमें रखेंगे 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखिए तो y बराबर कितना मिलेगा, x प्लस 3 है ना, तो x यहाँ कितना लिखना है, x की जगह कितना लिखना है वे, x का मान कितना है, तो x जगह कितना लिखेंगे, सो रहे हो, 3 प्लस 3 तो y का मान 6। तो x y मिल गया। अब संख्या निकाल लेंगे, बताइए संख्या कितनी है 10y प्लस x। अब 10 गुणे y का मान 6 धन इकाई कितना है x, समझ गए। तो दहाई में 10 से गुणा करिए, इकाई जोड़िए, 63 आ गया। समझ गए। 27 इसमें से घटा देंगे तो कितना बन जाएगा 36। ठीक है, बस हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 2x बटे, बोलिए जल्दी से, 2x बटे x माइनस 3, बोलो जल्दी जल्दी, सो रहे हो, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू
प्लस 9 अपान x माइनस 3 2x प्लस 3, यही है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान। अच्छा, करें कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और इसे हल भी कीजिए। ठीक, इसे हल करना है, मूल की प्रकृति बतानी। तो इसको हल करिए, कैसे होगा, x माइनस 3 और ये 2x प्लस 3। ठीक, 2x प्लस 3 का गुणा 2x में कितना आएगा, 4x स्क्वायर और प्लस 6x। ठीक है, अब इसका गुणा 1 में करिए, प्लस x माइनस 3। ये समझ में आया नहीं आया, आया। चलिए अब क्या करेंगे, 3x प्लस 9 बटे में x माइनस 3 और ये 2x प्लस 3। ठीक, ये देखिए दोनों तरफ है, इसको काट दो। अब ये बचा कितना, 4x स्क्वायर और ये 7x माइनस 3। अब इस 3x को इधर लाइए, माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0। कोई दिक्कत है यहाँ, 4x स्क्वायर, 7 में से 3 निकाल लो, कितना मिलेगा, 4x माइनस 9 माइनस 3, 9 3 12, 4 से भाग दे दो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर 0 हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, विविक्त कर निकालना होगा। और विविक्त कर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो a बराबर कितना मिलेगा, 1 और b बराबर 1, c बराबर माइनस 3। ठीक, तो क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, विविक्त कर। क्या निकालना होगा, विविक्त कर। तो निकाल लीजिए, विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। रखिए b का मान 1 का स्क्वायर 4, a का मान 1, c का मान माइनस 3। तो 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12, तो 12 1 13, ये प्लस में आया ना। अब अगर प्लस में आया तो मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। सो रहे हो जी, मूल अगर ये देखिए विविक्त कर 0 आया, अगर विविक्त कर 0 आया होता तो हम कहते मूल वास्तविक और समान। धन में आता है तो मूल वास्तविक और असमान, माइनस में आता तो मूल काल्पनिक होता। माइनस में आएगा तो मूल काल्पनिक होगा, धन में आएगा तो वास्तविक का समान, 0 होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा और समान भी होगा। मूल वास्तविक और समान कब होगा, अब बताओ, मूल वास्तविक और समान कब होगा, जब विविक्त कर 0 होगा, है ना। चलिए अब आगे देखेंगे, हमको इसमें क्या करना है, हल भी कीजिए, मतलब x का मान भी निकालना है। तो सूत्र का प्रयोग करके लगा दे, क्या लिखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अपान 2a रख लीजिए, माइनस b का मान 1 प्लस माइनस 1 का वर्ग, इसको तो हम निकाल चुके, 13 आया ना, 13 रख दो बटे 2 गुणे a का मान 1, -1 प्लस माइनस रूट 13/2 हो गया यही। ठीक, मूल भी याद कीजिए। तो एक बार जब धन चिन्ह ले लेंगे तो एक मूल आ जाएगा, ऋण चिन्ह लेंगे तो दूसरा मूल आ जाएगा, समझ गए। तो क्या लिखेंगे, धन चिन्ह लेने पर क्या मिलेगा, धन चिन्ह लेने पर x बराबर -1 प्लस रूट 13/2 हो गया। और फिर जब ऋण चिन्ह ले लेंगे तो क्या आएगा, ऋण चिन्ह लेने पर होगा x बराबर -1 माइनस रूट 13/2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होती, किसी भी पद में कोई भी संख्या हो, कोई भी पद हो, उसमें किसी एक निश्चित पद को जोड़ करके या घटा करके जो श्रेणी प्राप्त होती है वो समांतर श्रेणी होती है ना। जैसे हम इसमें मानते हैं प्रथम पद a, ठीक, सर्वांतर d, तो a में d जोड़ेंगे तो दूसरा पद बन जाएगा। तीसरा पद अगर निकालना तो क्या होगा, a प्लस 2d। चौथा पद निकालना है तो a प्लस 3d। पांचवा पद, 10वां पद, ठीक है, 12वां पद,
हाँ ठीक है, ऐसे 30वां पद a प्लस 29d, समझ गए। 50वां पद समझ गए, 51वां पद 50d, ऐसे हो जाएगा। तो ये ऐसे मान लेंगे कि n वां पद अगर निकालना है, n वां पद an बराबर कितना होगा, एक कम करके d लिखते हैं तो n-1d, n वां पद ये हो गया, समझ में आया, n वां पद। ठीक, और फिर निकालना है n पदों का योग, ये दूसरा फार्मूला, दो ही फार्मूले हैं। n पदों का योगफल, इसको कहते हैं यन, ये बराबर होता है n/2 और इधर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अच्छा अब इसमें देखिए, समझिए ध्यान से कि यदि किसी भी श्रेणी में, किसी भी श्रेणी में पदों की संख्या जो है वो 2, 4, 6, 8, 10 मान लो ऐसे है, समझ रहे हैं, तो ये दो दो जोड़ करके बनाया गया है। तो इसमें कितने पद हैं, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 पद है ना। तो छठवां पद इसमें, छठवां पद जो है वो अंतिम पद है कि नहीं, अंतिम पद कौन सा है, छठवां पद, हाँ अंतिम पद 12 है, और ये कौन सा छठवां पद है, तो 6 पद है ना, पदों की संख्या 6 है, तो अंतिम पद भी छठवां ही होगा, समझ गए नहीं समझे। अंतिम पद कहें हम लोग या पूरा पदों की संख्या, जैसे मान लेंगे कि किसी श्रेणी में 10 पद हैं, कितने पद हैं, 10 पद, तो अंतिम पद कौन सा पद होगा, 10वां पद होगा, समझ गए। अगर 20 पद हैं तो अंतिम पद 20वां पद होगा। यदि 25 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा होगा, 25वां पद होगा, 25वां पद ही अंतिम पद होगा, समझ गए। तो यदि किसी श्रेणी में n पद हैं, कितने पद हैं, n पद हैं, तो n वां पद ही तो अंतिम पद होगा, n वां पद ही तो अंतिम पद होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं इसको कैसे, ये मिला n/2, अब देखिए 2a है ना, इसको a प्लस a कर सकते हैं, और इधर n-1 इंटू डी। ठीक, यही तो है अंतिम पद यानी n वां पद। ठीक, तो यहां हम लिख सकते हैं n/2 और a प्लस l। ठीक, ये यन का ये दूसरा फार्मूला। n पदों के योगफल के लिए दो फार्मूले मिल गए, एक ये वाला जब प्रथम पद पदों की संख्या और सर्वांतर दिया हो, प्रथम पद पदों की संख्या और सर्वांतर दिया हो तब n पदों का योगफल ये होगा, और जब प्रथम पद अंतिम पद और पदों की संख्या दी हुई हो तो ये फार्मूला लगेगा, और n वां पद ये फार्मूला हो गया, समझ में आया। चलिए, यही 3 फार्मूले हैं। अब इसके आधार पर हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद बताइए। देखिए सरल से शुरुआत कर रहे हैं, इस टाइप का पूछता है 10 7 4 का कौन सा 30वां पद, तो 30वां पद मतलब यही n वां पद वाला फार्मूला लगे। इसके लिए हमको चाहिए प्रथम पद कितना है 10, और सर्वांतर निकालेंगे दूसरे पद में से पहला घटा करके, दूसरे में से पहला घटा देंगे, तो 7 माइनस 10 कितना आएगा -3, समझ गए। डी मिल गया, ए और डी मिल गया, तो कौन सा पद निकालना 30वां पद, तो n का मान 30 हो गया, तो 30वां पद हम निकाल लेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान 10, n का मान 30 और d का मान -3, यही सॉल्व कर लो। 10 प्लस ये कितना हो गया 29, गुणे ये गुणे में है -3। अब सॉल्व कर लीजिए, 10 माइनस 9 3 27 और 3 दूनी 6 2 8 87 है, इसमें घटा दीजिए -77, तो 30वां पद आ गया 77। पहला प्रश्न समझ में आया इसका। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्न श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 513 है, जिनका योग कितना है 513 है। तो श्रेणी भी दिया हुआ है, श्रेणी क्या है 54 61, अच्छा 51, 54 51 48, ऐसे करके निकालना है। तो इसमें कह रहे हैं कि कहाँ गया प्रश्न, जिनका योग मतलब पदों की योग जो है 513 है, जिनके पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि माना पदों की संख्या कितनी है, क्या मानते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या है n है, n पद है इसमें। ठीक है, तो n पदों का योगफल इसमें दिया हुआ है कितना 513। ठीक, n पदों का योगफल 513। अब प्रथम पद इसमें कितना होगा 54, सर्वांतर निकाल लेंगे
कितना होगा, डी बराबर कैसे निकालेंगे, 51 माइनस 54, घटाइए कितना होगा, -3। ठीक, ए डी एस एन मिल गया। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, एन और डी दिया हुआ है तो यही लगेगा, एस एन बराबर एन अपान 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये एस एन कितना है, 513। एन का मान अच्छा वही निकालना है ना, 2, ए का मान 54, एन माइनस 1 और डी का मान गुणे में -3 आया। अब ये 2 से गुणा होगा इधर तो कितना होगा, 6 2 10। ठीक, बराबर एन, ये 54 गुणे 2 करिए, 4 दूना 8 5 दूना 10, और ये फिर -3 से गुणा करेंगे, -3 एन और ये माइनस +3। कोई दिक्कत यहाँ, ठीक है। अब इसको कितना लिखेंगे, यहाँ सॉल्व करिए, ये 10 2 6 ना, 1026 बराबर एन, यहाँ डायरेक्ट गुणा कर लें, चलिए अच्छा रुकिए, 108 + 3 कितना हो जाएगा, 8 2 10 11, 111। ठीक, और -3 एन, कोई दिक्कत यहाँ, सही है। एन का गुणा दोनों करें, 1026 बराबर 111 एन और -3 एन स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, 3 एन स्क्वायर प्लस में हो गया और ये वाला माइनस में हो जाएगा, 111 एन और फिर प्लस 10 26 बराबर 0। ठीक है, ये देखिए जोड़ने पर 6 2 8 1 9 आ रहा है ना, 9 3 से कटेगा, मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, और ये 3 आ रहा है, ये भी कट जाएगा, 3 से भाग दीजिए सब में, तो ये आएगा एन स्क्वायर माइनस 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा ना, 3 त्रिका 9, 9 2 11, 21 बचा, 3 7 21। कोई दिक्कत, इसमें 3 से भाग दो, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा करेंगे कि 342 आना चाहिए, जोड़ने घटाने कितना आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लो, मन में तो सोच नहीं पा रहे हैं, तो 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 7 14 1, तो 2 3 से काट दीजिए, अब 3 5 15, 3 7 21, फिर 3 से काटिए, 3 1 3, 3 9 27। अब देखिए 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 आया, ये 19, 18 और 19 जोड़ेंगे तो 37 बन जाएगा नहीं, 18 और 19 जोड़िए भाई, 9 8 37 हो गया ना, समझ गए। तो 18 और 19 में इसको तोड़ देंगे, तोड़ के बताइए कितना लिखें, एन स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस में है ना, तो -19 एन और -18 एन प्लस 342 बराबर 0। ठीक, एन कामन लो, क्या मिलेगा, एन -19, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए, लगाते जाइए यहाँ समझ में आए, तो -19 कामन लेंगे, कितना 19 की 18, और ये बच्चा एन, -18 से भाग देंगे तो वही 19 बार जाएगा, ठीक है ना, तो एन -19 और फिर एन -18 बराबर 0, तो एन -19 इक्वल टू 0, तो एन बराबर आ गया 19, और यहाँ से एन -18 बराबर 0, तो एन बराबर 18, ये क्या आ गया, एन का मान पदों की संख्या 19 से 18 है, क्या माने, देखिए हो सकता है इसमें से 18वां पद या 19वां पद में से कोई एक जीरो हो, कोई एक जीरो हो, देखे मानिए, समझिए पहले, 2 ये मान लीजिए 0 2 4 6, या ऐसे उल्टे क्रम में लिख रहे हैं 6 4 2। ठीक है, तो प्रथम 3 पदों का योगफल कितना आ रहा है, 6 4 10 2 12। अगली पद कौन आएगा, पहले 6 आया, उससे 2 कम 4, उससे 2 कम 6, अब की बार कितना आएगा 0, तो इन 5 पदों का योगफल कितना आएगा, 4 पदों का योगफल, एक गधे हो गया। ये शुरुआत के 3 पदों का योगफल कितना आया, शुरुआत के 3 पदों का योगफल 6 4 10 2 12, 3 पदों का योगफल 12 आ गया, 4 पदों का योगफल कितना होगा, वो भी 12 आएगा, समझ रहे हैं, ऐसी स्थिति होगी, तो 18 पदों का योगफल और 19 पदों का योगफल दोनों मिला करके चाहे 18 पदों का योगफल निकालिए। चलिए अगला देखिए क्या कर रहे हैं, 2 से 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हैं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 2 से 100, समझिए 2 से 100 के बीच की कौन सी निकालनी है, विषम पूर्णांक जो 3 से विभाजित हैं। देखिए 2 और से 100 के बीच के विषम पूर्णांक कौन कौन होंगे,
पहला कौन हो गया 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 12, 15 ऐसे क्रम से आता जाएगा और अंतिम पद कौन बनेगा 99। तो यदि कहा जाए कि 2 से 100 के बीच के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए तो यही सवाल लगाएंगे हम। ठीक है, अब विषम पूर्णांक लेना है, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग यदि निकालना तो यही लगाएंगे। 3 से विभाजित होने वाली विषम पूर्णांक अगर लेना है तो सम वाले को यहां से हटा दो, समझ गए बस। तो यहां से प्रथम पद a बराबर 3 और d का मान 9 माइनस 3 आ गया 6, d का मान आ गया। अंतिम पद यानी पदों की संख्या मान लेते हैं n है, तो an बराबर 99। तो an बराबर फार्मूला लगाइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखो 99, a का मान 3 प्लस n माइनस 1, d का मान 6 रख दीजिए, हल कर लीजिए। ये आएगा 99 बराबर 8 धन 6 से गुणा करिए, 3 बनाए हैं साहब। ठीक है, a का मान 3 है, ठीक। तो a का मान 3 और ये 6n, ये 3 है, गलती हो गई, ये 3 ही है, ठीक है। फिर ठीक है, तो यन का मान कितना हो जाएगा 99 बराबर a का मान 3 प्लस n ऐसे रहने दीजिए, d का मान 6। अब ये हो गया 99 बराबर 3 प्लस गुणा करिए 6n माइनस 6, ठीक है। तो ये 99 बराबर 6n लिखो और 6 में से 3 घटा दो तो माइनस 3 बचा, सही है ना। अब ये 6n बराबर 3 को इसके पास कर लो तो 99 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6n बराबर 9 3 11 9 1 10, सही है। 9 3 11 12 होगा ना, 9 3 12 102 आएगा, ठीक। अब n बराबर 102 बटे 6, 6 से काटो, 2 से काटे पहले, 2 काटो, 2 3 6 और 2 5 10 1 ना, 3 से भी कट जाएगा, 3 1 3 7 21, सही है। तो n का मान आ गया 17। तो 17 पद जो हैं इसमें, ठीक। अब 17 पद हैं तो इनका योग भी निकालना है ना, क्या करें योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लगाइए यस n बराबर क्या होगा n बटे 2 और a देखिए अंतिम पद पता है तो a प्लस l वाला लगा दीजिए, ठीक है। तो n का मान कितना लिखेंगे 17 बटे 2 और a का मान 3 धन अंतिम पद 99, यहाँ सॉल्व कर लो। 17 बटे 2 गुणे ये कितना आएगा 9 3 12 और 102, सही है ना। अब ये 2 से काट दो, 5 1 51, अब ये गुणा कर लीजिए, यही जो आ जाएगा 17 1 के 17 7 है ना, 1 बचा, 17 पचे कितना होता है 17 पचे 85, तो 85 1 86, ये हो गया, समझ में आया बस। तो ये n पदों का योगफल ये हो गया। अब अगला देखेंगे हम लोग, क्या ये कहाँ गया कि समांतर श्रेणी का इसमें कौन सा पद 81 है। देखिए क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81। तो हम मान के चलते हैं नवा पद -81 है, ठीक। a का मान कितना हो जाएगा 21 और d का मान 18 -21 कितना होगा -3, है ना। तो कौन सा पद नवा पद हम मान लिए 81 है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लो, नवा पद कितना -81 बराबर a का मान 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -3। तो ये -81 बराबर 21 और गुणा करिए तो -3n प्लस 3 हो गया, सही है। तो अब ये -3 इधर करिए, 3n हो गया, ये 3n कितना हो गया 5 और 10, तो n का मान 105 बटे 3, 3 त्रिका 9 5 15, तो ये 35वां पद जो है -81 होगा। इस प्रकार समांतर श्रेणी का पूरा हो गया। तो बीजगणित का 18 नंबर इसी में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।